हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि बीए थर्ड सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर का जो न्यू सिलेबस है उसका यूनिट नंबर 4 हम आज पढ़ने वाले हैं। यूनिट नंबर 1, 2 एंड 3 पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दी है। तो जिन लोगों ने पढ़ लिया है तो बहुत बढ़िया, आप लोग काफ़ी एक्टिव रहते हो अपने सिलेबस और अपने पढ़ाई को लेकर। और जिन लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है उन्हें मिल जाएगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अदर वीडियोस के प्लेलिस्ट के लिंक, तो आप देख लीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि हम आपका न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा हर सब्जेक्ट कंप्लीट करवा रहे हैं। तो इंग्लिश लिटरेचर के अलावा जो भी सब्जेक्ट आप बीए थर्ड सेमेस्टर में पढ़ते हैं वो सब भी, उन सब की भी क्लास चैनल पे चल रही है। मॉडल पेपर की वीडियोस लगातार आएंगी एग्ज़ाम से पहले और आ भी रही हैं, और प्लेलिस्ट सभी की बना दी गई है। प्लेलिस्ट चेक करके आप लोग पढ़ना शुरू कर दीजिए। देखिए, एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस है और सभी यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस सेम होगा। पेपर का पैटर्न अलग अलग हो सकता है, टॉपिक आपके वही होंगे, सिलेबस आपका वही होगा। यूनिट नंबर 4 में आपको पढ़ना है लिटरेरी टर्म्स ऑफ ड्रामा। ड्रामा के लिटरेरी टर्म्स पढ़ने हैं। यूनिट नंबर 3 में भी आप लिटरेरी टर्म्स पढ़े हैं ड्रामा के, और यूनिट नंबर 4 में भी आपको ड्रामा का लिटरेरी टर्म्स ही पढ़ना है। इसमें आपको 8 लिटरेरी टर्म्स के बारे में पढ़ना है और इनको जानना है, जिसमें आपका पहला टॉपिक है यूनिटीज़ ऑफ ड्रामा। यूनिटीज़ ऑफ ड्रामा में 3 यूनिटी होंगी आपकी। फर्स्ट है यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस एंड यूनिटी ऑफ एक्शन। तो ये इन तीनों को बोला जाता है यूनिटीज़ ऑफ ड्रामा, यानी अगर हम हिंदी में कहें तो ड्रामा की एकता। ठीक है। सेकेंड टॉपिक आपका है सेटिंग। सेटिंग के बारे में पढ़ना है। अब देखिए, यहाँ पर आप सेटिंग से समझ सकते हैं कि अगर किसी भी ड्रामा को लिखना है तो उसकी सेटिंग क्या होगी, जो कि हम आज वीडियो में सब कुछ समझने वाले हैं डिटेल में। फिर देखिए, आपका है स्पूनरिज्म, स्टेज डायरेक्शन, सिंटैक्स, थीम, अंडरस्टेटमेंट, वेरिसिमिलिट्यूड। यहाँ पर 8th टॉपिक आपको पढ़ने हैं और आज की वीडियो में हम ओनली 4 टॉपिक कवर करेंगे। पार्ट 2 जो होगा उसमें 4 टॉपिक कवर कर लेंगे। आज की वीडियो में हम यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन देखेंगे, सेटिंग देखेंगे, स्टेज डायरेक्शन देखेंगे एंड सिंटैक्स को देखेंगे। थीम, अंडरस्टेटमेंट, वेरिसिमिलिट्यूड एंड स्पूनरिज्म पर जो पार्ट 2 का वीडियो आएगा आपके यूनिट नंबर 4 का, हम उसमें डिस्कस करेंगे। तो देखिए, यूनिटीज़ ऑफ ड्रामा। यूनिटीज़ ऑफ ड्रामा में 3 टाइप की यूनिटी आती हैं, टाइम, प्लेस एंड एक्शन। क्लासिकल ग्रीक एंड लैटिन ड्रामाज वर स्ट्रिक्ट इन्फॉर्म द कॉन्सेप्ट ऑफ द 3 यूनिटीज़ इन रिलेशन टू क्लासिकल ड्रामाज। देखिए, जो क्लासिकल ग्रीक और लैटिन ड्रामाज थे उनमें जो कॉन्सेप्ट था 3 यूनिटीज़ का, उसका जो रिलेशन था और उसके कॉन्सेप्ट के प्रति काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट था। यानी जो क्लासिकल ग्रीक या फिर लैटिन ड्रामाज होंगे उनमें जो 3 यूनिटीज़ का कॉन्सेप्ट होगा वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता था। डिराइव्स फ्रॉम एरिस्टोटल्स। देखिए, ये जो यूनिटी ऑफ ड्रामा है इसको डिराइव किया था एरिस्टोटल ने। पोएटिक्स जो था वो एरिस्टोटल का बहुत ही फेमस वर्क है। इसी वर्क में एरिस्टोटल ने लिखा है यूनिटीज़ ऑफ ड्रामा के बारे में। ये जो 3 यूनिटीज़ ऑफ ड्रामा आप देख रहे हैं जिसमें यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन है, उसके बारे में एरिस्टोटल ने ही बताया है अपने बुक पोएटिक्स में, बट इज़ नॉट डायरेक्टली फॉर्मुलेटेड बाय द ग्रीक फिलोसोफर। लेकिन इसे सीधे तौर पर ग्रीक दार्शनिक द्वारा औपचारिक रूप नहीं दिया गया है, क्योंकि जो 3 यूनिटीज़ ऑफ ड्रामा है इस पर बहुत सारे ग्रीक जो फिलोसोफर हैं वो बिलीव नहीं करते, मतलब नहीं मानते कि 3 यूनिटीज़ के बिना कोई ड्रामा अधूरा हो सकता है, जबकि एरिस्टोटल ये बात मानते हैं कि 3 यूनिटीज़ किसी भी ड्रामा में होना चाहिए। He merely states that a tragedy should have unity of action। वह केवल ये कहते हैं कि ट्रेजेडी में कार्रवाई की एकता होनी चाहिए। यानी ये जो ग्रीक फिलोसोफर थे वो लोग इस 3 यूनिटीज़ को तो नहीं मानते, लेकिन उनका ये कहना ज़रूर था कि ट्रेजेडी में ये यूनिटी ऑफ एक्शन होना चाहिए। बाकी बहुत सारे जो ऐसे राइटर्स थे जो एरिस्टोटल को फॉलो करते थे, तो उन्होंने एरिस्टोटल के 3 यूनिटीज़ पर बिलीव किया, इसको पसंद किया और इसका यूज़ करके ही ड्रामा लिखा। बाकी बहुत सारे ऐसे राइटर्स हैं
जिन्होंने अपने ड्रामा में, अपने प्लेज में 3 यूनिटीज़ ऑफ ड्रामा को तो यूज़ ही नहीं किया है, क्योंकि उन्होंने कहा कि इसके बिना ऐसा नहीं है कि ड्रामा नहीं लिखा जा सकता। 3 यूनिटीज़ का आप इस तरह से एग्ज़ाम में इस तरह से बनाकर दिखा सकते हैं, क्योंकि जब हम इस तरह से कोई भी चीज़ डायग्राम के थ्रू दिखाते हैं तो एग्ज़ामिनर काफ़ी अच्छा मार्क्स देता है। तो ये 3 यूनिटीज़ हैं, यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस और एक्शन। आइए इनको डिटेल में पढ़ते हैं। पहला है यूनिटी ऑफ एक्शन, यानी एक्शन में एकता होनी चाहिए। इट इज़ द यूनिटी ऑफ एक्शन विच मेक्स द प्लॉट इंटेजिबल, कोहेरेंट एंड इंडिविजुअल। The events and incidents are connected with each other logically and inevitably on the principle of probability. They move toward a common goal, the catastrophe aimed at abide the dramatist. The plot must have beginning, a middle and an end. देखिए, यूनिटी ऑफ एक्शन जो है, इसमें एक्शन की यूनिटी बताई गई है और इसमें प्लॉट पर जोर दिया गया है कि जो प्लॉट होता है, तो इसमें यूनिटी ऑफ एक्शन में जो प्लॉट, यानी जिसको हिंदी में कथानक कहते हैं, तो प्लॉट सुसंगत और व्यवस्थित रूप से होता है और जो भी इसमें घटनाएं होती हैं वो तार्किक रूप से एक दूसरे से जुड़ी होती हैं और वो धीरे धीरे उन चीज़ों की तरफ आगे बढ़ती हैं जो चीज़ें राइटर उसमें लिखता है, क्योंकि प्लॉट में शुरुआत भी होता है, मिडल भी होता है और एंडिंग भी होती है। जब भी आप कोई मूवी देखते हैं तो शुरू से लेकर एंड तक जो कुछ भी घटनाएं हो रही हैं एक सीक्वेंस में, उसी को प्लॉट कहा जाता है। तो उसी के बारे में यूनिटी ऑफ एक्शन में कहा जाता है कि जो प्लॉट होता है उसको काफ़ी ज़्यादा इंटेजिबल, कोहेरेंट बनाती हैं और उसमें जो घटनाएं होती हैं वो एक लॉजिकली रूप से एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। सेकेंड है आपका यूनिटी ऑफ टाइम। देखिए, द एक्शन ऑफ प्ले शुड टेक प्लेस इन ए शॉर्ट इंटरनल क्रोनोलॉजी, आइडियली नो मोर देन 24 आवर्स। यूनिटी ऑफ टाइम में टाइम के बारे में बताया गया है कि जब भी कोई ड्रामा लिखा जा रहा है, देखिए अरिस्टोटल इस पर काफ़ी ज़्यादा बिलीव करते हैं और इस पर अपने विचार देते हैं कि जब भी कोई ड्रामा अगर लिखा जाए तो उसमें जितने भी एक्शन हो रहे हैं, जो भी कार्य उसमें हो रहा है, वो एकदम उसका जो कालक्रम होना चाहिए वो 24 घंटे के अंदर में होना चाहिए। मोर देन 24 आवर्स, मतलब नो मोर देन 24 आवर्स, 24 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए। The neoclassicists believe that the spectators would not believe the reality of an action that compressed several days or years into 3 hours drama। देखिए, जितने भी नियोक्लासिसिस्ट थे, जितने भी ऐसे दार्शनिक थे या ऐसे पोएट थे जिन्होंने 3 यूनिटीज़ को फॉलो किया, तो वो बिलीव करते थे, उनका मानना था दैट कि द स्पेक्टेटर्स मतलब होता है दर्शक या ऑडियंस जो आपके ड्रामा को देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, वुड नॉट बिलीव, तो दर्शकों को यकीन ही नहीं आएगा, वास्तविकता पर या विश्वास नहीं करेंगे, जो कई दिनों या कई वर्षों या कई घंटे के नाटक में पूरा लिपटा हुआ हो। कहने का मतलब ये है कि जो भी राइटर यकीन करते थे 3 यूनिटीज़ पर, तो उसमें एक टाइम भी आता है। तो उनका कहना था कि कोई भी नाटक हो वो 24 घंटे के अंदर का ही पूरा स्टोरी उसमें होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी ड्रामा ऐसा हो जो 1 साल से ज़्यादा तक का उसमें टाइम दिखाया गया हो, 3 साल से ज़्यादा का टाइम दिखाया गया हो, या कई वर्षों का टाइम दिखाया गया हो, या कई घंटों का भी दिखाया गया हो, तो जो ऑडियंस होंगे उनको कभी भी स्टोरी पर, रियलिटी पर बिलीव ही नहीं होगा। इफ़ द स्पेक्टेटर्स डिड नॉट बिलीव, और जो दार्शनिक होंगे, जो दर्शक होंगे, ऑडियंस होंगे, वो कभी बिलीव नहीं करेंगे इनटू रियलिटी, जो रियलिटी है ड्रामा के अंदर, रियलिटी ऑफ एक्शन, जो क्रिया हो रही है, काम हो रहा है ड्रामा में, जो स्टोरी पढ़ रहा है या देख रहा है, वो कभी उसकी रियलिटी पर यकीन नहीं करेगा। द ड्रामा वुड नॉट हैव इट्स प्रॉपर इफ़ेक्ट, और ड्रामा प्रॉपर तरीके से ऑडियंस के ऊपर अपना इफ़ेक्ट नहीं डाल पाएगा। तो आप इसे ये चीज़ समझ गए कि अरिस्टोटल का मानना ये है, या फिर उन लोगों का मानना ये है जिन्होंने अरिस्टोटल की इस यूनिटीज़ को फॉलो किया,
कि ड्रामा 24 घंटे के अंदर लिखा जाना चाहिए। उससे ज़्यादा का टाइम अगर होगा तो उसकी जो रियलिटी होगी उस पर ऑडियंस बिलीव नहीं करेंगे, और जब बिलीव ही नहीं करेंगे तो उन पर कभी भी ड्रामा अपना इफ़ेक्ट नहीं डाल पाएगा। देखिए, थर्ड है यूनिटी ऑफ प्लेस। इट वॉज सेड दैट इन ड्रामा देयर शुड बी नो change of place, and even if the scene changes it must not be too great a distance. यूनिटी ऑफ प्लेस, यहाँ पर स्थान की बात की जा रही है। इसमें ये कहा गया था कि कोई भी ड्रामा जब शूट किया जाए या लिखा जाए तो उसका जो प्लेस होता है, स्थान होता है, उसको चेंज नहीं किया जाना चाहिए। जबकि बहुत सारे राइटर्स ने इस पर यकीन नहीं किया, और जिन्होंने यकीन किया उन्होंने एक ही जगह को मान करके लिखा कि अगर ड्रामा का स्थान बदल दिया जाएगा तो वो ड्रामा उतना इफ़ेक्टिव नहीं होगा, रीडर्स पर अच्छा इफ़ेक्ट नहीं डालेगा। जबकि आप लोग बहुत सारा ऐसा ड्रामा पढ़े होंगे कि जब राइटर लिखता है तो जो सीन होती है वो किसी दूसरे कंट्री की होती है, हो सकता है फ्रांस की हो, फिर बदल के इंग्लैंड की हो जाए, इस तरह से, या इंडिया की हो, बदल के जगहें दिखती हैं और आप पढ़ते हैं ड्रामा को। और आप जब मूवीज़ भी देखते हैं तो यही सारी थीम को फॉलो किया जाता है। आप मूवी देखेंगे, आज इंडिया का सीन दिख रहा है तो कभी कभी वो जो मेन एक्टर होता है अमेरिका चला जाता है, या कभी इंग्लैंड चला जाता है, कभी फ्रांस चला जाता है, तो प्लेस को चेंज करके भी दिखाया जाता है। तो कुछ लोगों का मानना है कि इसके बिना भी ड्रामा अच्छा ही होगा, और कुछ राइटर्स का मानना है कि यूनिटी ऑफ प्लेस जब तक नहीं उसमें होगा वो ड्रामा इफ़ेक्टिव नहीं होगा। तो आई होप आप इन चीज़ों को समझ गए होंगे। आइए सेकेंड लिटरेरी टर्म्स पढ़ते हैं, सेटिंग। सेटिंग इज़ द टाइम एंड प्लेस ऑफ द स्टोरी। देखिए, सेटिंग के अंदर टाइम एंड प्लेस दोनों आता है किसी भी कहानी में। सेटिंग में समय भी आता है और स्थान भी आता है, क्योंकि जब भी आप कोई ड्रामा पढ़ते हैं या स्टोरी पढ़ते हैं उसमें कोई ना कोई स्थान होता है और कोई ना कोई समय, किसी न किसी समय की बात होती है उसमें, चाहे फिर वो काल्पनिक ही क्यों ना हो। इट्स ए लिटरेरी टर्म्स और एलिमेंट ऑफ लिटरेचर यूज्ड इन नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज, प्लेस, फिल्म एक्सेट्रा। ये जो लिटरेरी टर्म है या फिर एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा है, लिटरेचर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, यूज्ड इन, जिसका प्रयोग किया जाता है नॉवेल्स को भी लिखने में, शॉर्ट स्टोरीज़ को भी लिखने में, प्लेस यानी ड्रामा को भी लिखने में, और जो फिल्म बनती है, जो मूवीज़ बनती हैं, उनमें भी इनको फॉलो किया जाता है। एंड यूजुअली इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द एक्सपोजिशन ऑफ द स्टोरी अलॉन्ग विद द कैरेक्टर्स। और इसको इंट्रोड्यूस कब किया जाता है? एक्सपोजिशन, इसको शुरुआत में, किसी भी स्टोरी के शुरुआत में इसको दिखाया जाता है। The setting may also include the environment of the story, which can be made up of the physical location, climate, weather और social and cultural surrounding। देखिए, the setting may also include, जो setting होती है कहानी में उसमें environment भी शामिल होता है। environment मतलब परिवेश, of the story, कहानी में परिवेश भी शामिल होता है। which can be made up of the physical location, जो भौतिक स्थान, जलवायु या मौसम, क्लाइमेट, वेदर, मौसम, सोशल एंड कल्चरल सराउंडिंग, जो भौतिक स्थान, जलवायु, मौसम या सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश से बना होता है। जो परिवेश होता है, जो इन्वायरमेंट होता है, उनमें सारी चीज़ें होती हैं। देखिए, किसी भी ड्रामा या मूवी में आप मौसम भी देखते हैं, लोकेशन भी देखते हैं, वहाँ की उसमें क्या कल्चर दिखाया गया, क्या सामाजिक स्थिति है, सारी चीज़ें ड्रामा के अंदर दिखाई जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं आपको, और मूवी में भी आप देखते हैं। तो ये पूरा इन्वायरमेंट बनता है स्टोरी का। दे आर वेरियस वेज दैट टाइम एंड प्लेस इंडिकेट सेटिंग। देखिए, ऐसे कई सारे तरीके हैं जो समय और स्थान, सेटिंग का संकेत भी देते हैं। टाइम कैन कवर मैनी एरियाज़, जो टाइम होती है वो कई सारे एरिया को कवर करती है। सच एज, जैसे कि द कैरेक्टर्स लाइफ, द कैरेक्टर्स टाइम ऑफ लाइफ, जो चरित्र होते हैं, जो कैरेक्टर्स होते हैं ड्रामा के अंदर या स्टोरी के अंदर, उनके टाइम ऑफ लाइफ, उनके जीवन के पूरे समय को कभी दिखाया जाता है ड्रामा के अंदर। द टाइम ऑफ डे, दिन का समय दिखाया जाता है। टाइम ऑफ ईयर्स, कई वर्षों का समय दिखाया जाता है।
टाइम पीरियड सच एज द पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एक्सेट्रा। यानी कि इसमें जो टाइम होता है वो कई सारी चीज़ों को कवर करता है, जिसमें पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है। प्लेस आल्सो कवर्स ए लॉट ऑफ एरियाज़। जो प्लेस होता है, स्थान होता है, वो कई सारे एरिया यानी स्थानों को कवर करता है। सच एज जैसे कि ए सर्टेन बिल्डिंग, किसी निश्चित बिल्डिंग को, रूम इन ए बिल्डिंग, किसी बिल्डिंग में किसी कमरे को, कंट्री को, सिटी को या किसी बीच को एक्सेट्रा। यानी प्लेस के अंदर कोई रूम भी हो सकता है जो ड्रामा के अंदर आप पढ़ रहे हैं, कोई बिल्डिंग हो सकती है, किसी कंट्री का दिखाया जा रहा है, कोई सिटी है कंट्री में, कोई बीच का स्थान दिखाया जा रहा है। अलग अलग स्थान जो है वो प्लेस में शामिल होंगे और जो समय दिखाया जाएगा वो टाइम के अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। तो टाइम एंड प्लेस जो है वो सेटिंग में आते हैं कि किस तरह की सेटिंग होगी किसी भी ड्रामा या स्टोरी की। देखिए स्टेज डायरेक्शन, मैंने आपसे कहा था कि 4 आपके लिटरेरी टर्म्स इस वीडियो में डिस्कस होंगे। तो स्टेज डायरेक्शन का मतलब हो गया इस स्टेज पर दी जाने वाली दिशा। जैसे आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ, आप लोगों ने अगर इस अपने स्कूल या कॉलेज में प्रोग्राम किया होगा किसी भी फंक्शन पे, जैसे 15 अगस्त पे या 26 जनवरी पे आप लोगों ने कोई प्रोग्राम किया होगा या फिर एनुअल फंक्शन पे किया होगा, तो स्टेज पर जाकर आपको कैसे क्या करना है ये चीज़ें आपको पहले सिखाई जाती हैं। अगर आप कोई ड्रामा दिखाने वाले हो, करने वाले हो, तो ड्रामा में कौन कैसा क्या क्या नाम होगा, किसका क्या कैरेक्टर होगा, किसका क्या काम होगा, कौन जाकर कैसे बोलेगा, तो ये सारी चीज़ें पहले आपको सिखाई जाती हैं। तो उसी को स्टेज डायरेक्शन कहा जाता है कि स्टेज पे जाके आपको जो डायरेक्शन दिया जाएगा, जो आपकी दिशा होगी, जैसे आपको काम करना है। तो देखिए जब भी कोई राइटर है जब ड्रामा लिखता है, कोई ड्रामाटिस्ट है जब ड्रामा लिखता है, तो उसके ड्रामा में जितने भी कैरेक्टर्स होंगे, किनका क्या नाम होगा, को आप कौन सा स्क्रिप्ट किसको बोलना है, स्क्रिप्ट भी लिख के दी जाती है ना आप लोगों को कि ये चीज़ तुम याद कर लो, तुम्हें यही बोलना है, जब आपको पता होगा। तो वैसे ही राइटर जब ड्रामा लिखता है तो इन सब चीज़ों को फॉलो करके लिखता है। और जब कोई मूवी भी बनाई जाती है तो हीरो हीरोइन विलेन और बाकी जितने भी लोग तो मूवी के अंदर दिखाए जाते हैं, सबको स्क्रिप्ट याद करनी होती है, कैसे कब क्या बोलना है, किस जगह पे, किस स्थान पे, किस समय पर। तो वो सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं, उनको सिखाई जाती हैं। तो वो स्टेज डायरेक्शन में आएगी। देखिए स्टेज डायरेक्शंस आर इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन मतलब निर्देश दिया जाता है इन द स्क्रिप्ट ऑफ ए प्ले, किसी भी नाटक के स्क्रिप्ट में। दैट टेल एक्टर्स हाउ टू एंटर, जो बताता है, टेल मतलब कहता है, एक्टर्स हाउ टू एंटर, जो मेन एक्टर होगा वो कैसे एंट्री करेगा अपनी। वेयर टू स्टैंड, और फिर जाकर कहाँ पर खड़ा होगा। व्हेन टू मूव, और कब मूव होगा। आल्सो इन्फॉर्मेशन अबाउट द लाइटिंग, सीनरी, प्रॉप्स एंड साउंड इफ़ेक्ट्स। और इसके अलावा बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है स्टेज डायरेक्शन में इंक्लूड होती हैं, जैसे लाइटिंग कब किस कैरेक्टर के ऊपर ज़्यादा होगी, कौन सा सीन होगा, साउंड इफ़ेक्ट कैसा होगा। आप लोगों ने शूटिंग के दौरान का कभी कभी आप लोग देखे होंगे यूट्यूब पे, बैकग्राउंड दिखाया जाता है शूटिंग का कि शूटिंग के टाइम कैसे क्या हुआ था, तो बिहाइंड द सीन आपको दिखाया जाता है ना। तो आप देखते होंगे बोलते हैं कि मूव करो या लाइटिंग इधर डालो, इस तरह की चीज़ें आप लोगों ने देखी होंगी, तो वो स्टेज डायरेक्शन में शामिल होता है। सिंटेक्स देखते हैं। व्हेन ए राइटर यूजेस वर्ड्स टू कम्युनिकेट विद हिज ऑडियंस, जब एक राइटर यूज़ करता है किसी भी शब्द को कम्युनिकेट यानी बातचीत करने के लिए विद हिज ऑडियंस, अपने ऑडियंस या अपने रीडर के साथ, आफ्टर सेलेक्टिंग द राइट वर्ड्स टू कन्वे हिज मीनिंग। आफ्टर सेलेक्टिंग राइट वर्ड्स, सही वर्ड्स को सेलेक्ट करने के बाद, टू कन्वे मतलब बताने के लिए, हिज मीनिंग अपने मीनिंग को, ए राइटर मस्ट अरेंज दीज वर्ड्स टू बेस्ट एक्सप्रेस हिज इंटेंट और वाट ही मीन्स टू से। बहुत बढ़िया तरीके से बताने के लिए अपने इरादे को, इंटेंट मतलब इरादे को, और वाट ही मीन्स टू से, और क्या कहने का मतलब है राइटर का, वो अपने वर्ड्स को अरेंज करता है, तो उसको सिंटेक्स कहा जाता है। एक बार अच्छे से इसको समझिए। आप लोगों ने डिक्शन पढ़ा इसके पहले। डिक्शन में कोई भी राइटर वर्ड्स को चूज़ करता है कि उसे अपने वर्क को लिखने के लिए कौन सा वर्ड अच्छा होगा, सही होगा, जिससे वो अपने ऑडियंस को अच्छे से समझा सके।
तो उसने चूज़ कर लिया उन वर्ड्स को, अब उन वर्ड्स का अरेंज करेगा सही तरीके से। इस तरीके से अरेंज करेगा कि वो अपने ऑडियंस से जब बात करे, बात करने का मतलब जब आप कोई ड्रामा पढ़ते हैं, कोई स्टोरी पढ़ते हैं, तो राइटर आपसे क्या, आपको अपनी बातें ही तो बता रहे हैं, ड्रामा में क्या क्या चीज़ें उसने लिखी है, स्टोरी में क्या लिखा है उसने। तो वो वर्ड्स को अरेंज करता है बताने के लिए कि अपने सही मतलब उसके कहने का मतलब क्या है। तो वर्ड्स को जब वो अरेंज करता है सही तरीके से जिससे वो आसानी से अपने रीडर को समझा सके, तो उसी अरेंजमेंट्स ऑफ वर्ड्स को सिंटैक्स कहा जाता है। These arrangements of word is syntax. Okay, the ordering of words to say what need to be said. Writer first chooses his words and then must decide when, where and how he wants to use them in order to create an impact on his reader. यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि राइटर फर्स्ट चूजेज हिज वर्ड्स, सबसे पहले राइटर अपने वर्ड्स को चूज़ करता है, उसके बाद देन मस्ट डिसाइड, उसके बाद वो डिसाइड करता है व्हेन कब, कहाँ एंड हाउ कैसे वो यूज़ करेगा अपने इन वर्ड्स को अपने रीडर के ऊपर अच्छा इम्पैक्ट डालने के लिए। दिस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज़ कॉल्ड सिंटैक्स, और यही पूरा प्रोसेस सिंटैक्स कहलाता है कि वर्ड्स को वो अरेंज करता है। सिंटैक्स इज़ कनेक्टेड टू ए लैंग्वेजेस ग्रामेटिकल कन्वेंशन, समटाइम्स ग्रामर रूल्स मस्ट बी स्ट्रिक्टली फॉलोड। देखिए सिंटैक्स में जुड़ा होता है जो भी लैंग्वेज है उसका ग्रामेटिकल सम्मेलन भी उसमें होता है, और कभी कभी ग्रामर का जो रूल होता है बहुत स्ट्रिक्ट के साथ सिंटैक्स में फॉलो किया जाता है कि जो ग्रामर का रूल है वो एकदम सही होना चाहिए, बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। तो आई होप आप इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो इसके अलावा आपका जो पार्ट 2 आएगा उसको आप देख लीजिएगा वीडियो प्लेलिस्ट में चेक करके, और ऐसी ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर बीए के ऑल सब्जेक्ट की क्लास कराई जाती है बिल्कुल फ्री में। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।